हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट नीट सीरीज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस, राइट। कुछ क्वेश्चंस इसमें से पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ पीक वैल्यू ऑफ 20 NT यानी कि नैनो टेस्ला। ओके, द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक पीक वैल्यू मतलब E नॉट और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू मतलब B नॉट। तो E नॉट इक्वल्स टू B नॉट बाई C होता है, सॉरी E नॉट इक्वल्स टू B नॉट इंटू C होता है। हमें ये निकालनी है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो B नॉट की पीक वैल्यू कितनी दी गई है? 20 नैनो टेस्ला यानी 20 इंटू 10 टू द पावर -9। ओके, और C क्या है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। बस कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 3 2 6, 60 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया यहाँ पे? -1। सो क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट पर मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? 60 इंटू 10 टू द पावर -1 मतलब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, द RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज दिस 720 न्यूटन पर कूलम। द एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी, देखो टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछी जाती है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हम लिखते हैं, ठीक है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू कैसा लिखना है? एवरेज वैल्यू। तो हम किस तरह से लिखेंगे? इसके हाफ को हटा देंगे, टोटल वैल्यू लिखते हैं हम तब ई नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर, ठीक है। ये सब मैंने कंसेप्ट एड ऑन वाले वीडियो में पढ़ा चुका है कि किस तरह से मैंने यहां से यहां लिखा और ये एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होती है। ओके, नाउ अच्छा, इसमें अगर मैं C से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? वो इंटेंसिटी आ जाएगी। फाइन, मूविंग ऑन। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितनी दी गई है? 720 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे 720 का स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 4 ये जो ऑप्शन डी आपके पास है। देखो, सॉल्व पूरा मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, खुद से कर सकते हो। ओके, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल पर मीटर। यही तो है मीटर क्यूब, सॉरी यही है एनर्जी डेंसिटी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज आर रेस्पेक्टिवली P, Q एंड R। देन इनमें से कौन सा करेक्ट हो जा रहा है? अब फ्रीक्वेंसी का रेंजिंग अगर मैं करूं तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की, ठीक है। फिर आती है एक्स रेज और फिर आती है हमारी यूवी रेज, ठीक है। तो गामा रेज की कितनी दी गई है? Q। एक्स रेज की कितनी दी गई है? P। और R दी गई है अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। सो Q इज ग्रेटर देन P एंड ऑल्सो Q इज ग्रेटर देन R, ठीक है। सॉल्व आपके सामने किया गया है। देखो, Q इज ग्रेटर देन P मतलब ये हमारा करेक्ट है और Q इज नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। Q इज ग्रेटर देन P एंड Q इज ग्रेटर देन R, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बस इतना दिया गया, P को इस तरह से लिख दिया, उल्टा लिख दिया गया है। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाई ई एक्स इक्वल्स टू 0, ई जेड इक्वल्स टू 0, ई वाई लिखा गया है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स के डायरेक्शन में भी नहीं है, जेड के डायरेक्शन में नहीं है, वाई के डायरेक्शन में। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अगर मैं वाई के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? अच्छा, इक्वेशन तो आपके पास दिया गया है, फिर भी एक बार मैं सजा के लिख ही देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। दैट इज 2.5 n बाई सी कॉस 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड इंटू टाइम। अच्छा, ये लिखा गया है, सिंपल सी बात है। माइनस पाई इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू एक्स, ठीक है। इक्वेशन कैसा होना चाहिए? ई इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बहुत बढ़िया, लिख दिया मैंने। हमें निकालनी क्या है? द वेव इज मूविंग अलॉन्ग वाई डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी। हमें ये इस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। वेव इज मूविंग अलॉन्ग वाई डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 200 मीटर। और क्या लिखा है? मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन बतानी है और बाकी सब कुछ करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें ये इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखना हुआ तो हम ओमेगा के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6। ओमेगा इक्वल्स टू होती है 2 पाई न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी। सो 2 पाई इंटू एफ और फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो और इंटरेस्टिंग सी, ये के की वैल्यू क्या है? पाई इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। पाई क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्डा होती है, सॉरी के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होती है। सो पाई इंटू 10 टू द पावर -2 है ना। पाई पाई विल कैंसिल आउट, लैम्डा इक्वल्स टू 200 मीटर हमें मिल गया, है ना। ये क्या मिल गया? वेवलेंथ मिल गया। वेवलेंथ जहां जहां 200 मीटर है वो सारा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, जैसे कि ये और ये, ठीक है। ये हमारा करेक्ट रहा। अब बारी आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या है? देखो, मूविंग विथ अलॉन्ग वाई डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। सो 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या है? ओनली 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। तो अब ये दोनों डायरेक्शन आ जाता है, मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये 10 टू द पावर 6 है ना, ये 106 लिखा है, मतलब ये 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज है। तो अब यहाँ पे देखो वेवलेंथ 100 मीटर है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। कौन सा ऑप्शन बचा हमारा? मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, ये हमारे पास आया है, और वेवलेंथ 200 मीटर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस वैल्यूज आपको देखने थे। क्वेश्चन नंबर 5 एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, वेव इक्वेशन दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमें निकालना क्या है? वेव वेक्टर निकालना, वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर। तो वेव वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? पहले तो अगर देखो ये किस फॉर्म में है, E इक्वल्स टू ई नॉट कॉस के जेड, और जहां पे हम के एक्स लिखते हैं या जेड लिखा माइनस ओमेगा टी, इस फॉर्म में है। हमें निकालनी क्या? वेव वेक्टर, यानी इस के की वैल्यू निकालनी। तो के होती क्या है भाई? होती है ओमेगा बाई सी, ठीक है, ये होती है। सी की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ओमेगा की वैल्यू निकालनी। अब ओमेगा क्या है यहाँ पे? यही तो ओमेगा है, ओमेगा टी है ना। सो टी को रख के जो बाकी वैल्यू है दैट इज ओमेगा की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। सो पुट कर देंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 पर मीटर, ये आ जाएगा क्या, है ना। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 6 से ये कहता है कि अ रेडिएशन ऑफ एनर्जी E falls normally on a perfectly reflecting surface. The momentum transfer to the surface
इज, मोमेंटम का चेंज हमें निकालना है, मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस निकालनी है। तो पहले देखो मोमेंटम की अगर बात करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मोमेंटम होती है E/c, यही होती है मोमेंटम। ओके, अब प्लेन रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जितनी इंटेंसिटी की आई उतनी ही वापस चली गई। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिफ्लेक्शन। तो पहले सपोज करते P1 जो थी वो क्या है, P इनिशियल, दैट इज E/c, है ना, जब आ रही है वापस। अब जब वापस जा रही है PF, वो क्या हो गई, -E/c, डायरेक्शन चेंज हुआ, है ना, डायरेक्शन चेंज हुआ तो -E/c। अब डेल्टा P इक्वल्स टू -E/c, ठीक है, यही तो लिखते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। अब देखो क्या आ रही है, माइनस माइनस होके ये हो जाएगा प्लस, सो 2E/c, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, 2E/c, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वी कंसीडर द रेडिएशन एमिटेड बाय द ह्यूमन बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, और इज और आर ट्रू, कुछ भी, ठीक है। द रेडिएशन is emitted only during day, the radiation is emitted during the summers and absorbed during the winters, the radiation emitted lies in the ultraviolet region and hence is not visible, the radiation emitted is in infrared radiation, infrared region। तो देखो कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा क्या कर रही है, इंफ्रारेड, जो ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, तो ह्यूमन बॉडी जो है हमेशा इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज करते रहती है। किसी भी बॉडी में अगर वो टेम्परेचर है जिसकी टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर 0 नहीं है, मतलब वो इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज कर रही है। मत समझ रहे हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जिसकी टेम्परेचर है वो इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज करती है। तो इससे कोई मतलब नहीं होता है कि चाहे वो समर में हो या विंटर में हो, चाहे दिन में हो या चाहे रात में हो, अगर बॉडी में टेम्परेचर है तो इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज करेगी। ओके, एंड दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऑप्शन डी जिसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, और ये एक तरह से याद रखने वाला क्वेश्चन है जो आपकी जिंदगी भर याद रहेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसकी टेम्परेचर अगर T नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स वो इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इज UE and with magnetic field is UB for an electromagnetic wave in the free space। तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट हो रहा है? तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड UE, इसको हम कैसे लिखते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड वाले को कैसे लिखते हैं, B0 स्क्वायर बाय 2 μ0। ठीक है, बस अगर इसकी मैं रेशियो निकालूं, दैट मीन्स इसको अगर डिवाइड करता हूं, सो UE बाई UB मुझे देगा क्या, हाफ हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल आउट होने के बाद एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर E0 स्क्वायर और μ0 ऊपर चला गया। ठीक है, नीचे क्या बचा, B0 स्क्वायर। ओके, अब देखो E0 स्क्वायर होती है क्या, B0 स्क्वायर इंटू C, ये इक्वेशन हम जानते हैं, और E0 इक्वल्स टू B0 इंटू नॉट, E0 इक्वल्स टू B0 इंटू C होती है। ओके, E0 इक्वल्स टू B0 इंटू C होती है। तो E0 स्क्वायर अगर मैं करूंगा यहाँ पे, E0 स्क्वायर की जगह पे अगर मैं E0 स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ तो क्या आ जाएगी, B0 स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास एप्सिलॉन नॉट μ0 B0 स्क्वायर C स्क्वायर, ये मैंने E0 स्क्वायर की ये वाली वैल्यू पुट की है। ओके, सो B0 स्क्वायर जो है नीचे वो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ओके, और एप्सिलॉन नॉट μ0 C इक्वल्स टू 1/√अंडर μ0 एप्सिलॉन नॉट होती है। सो C स्क्वायर इक्वल्स टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट हो जाए तो C स्क्वायर की जगह पे एप्सिलॉन नॉट μ0 डाल देंगे। सो UE बाई UB इक्वल्स टू μ0 एप्सिलॉन नॉट बाई C स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या आ गई 1। सो UE बाई UB अगर 1 आ रही है, सो दैट मीन्स UE इक्वल्स टू UB। सो ये ऑप्शन हमारा, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ओके, समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन एक पीवाईक्यू में भी पूछा गया था, एक पीवाईक्यू में भी मैंने सॉल्व किया है। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस तरह के वीडियोज़ के लिए आप लर्न हाउ के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।